जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ाया था। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ेंगे। 1857 के रिवोल्ट के बाद ये हमारा दूसरा एक्ट था। और 1857 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक्ट काफी लगभग लगभग 3 साल के अंतराल में आ गए थे। 1857 जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 3 और 4 साल में दो एक्ट लाए गए। लेकिन जो अगला एक्ट है फिर वो डायरेक्ट 90s में आएगा, लगभग 30 साल बाद। ठीक है, तो ये एक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उसमें जो उसके पीछे जो कारण थे कि आखिर एक्चुअली में रिवोल्ट हुआ क्यों, तो कहीं ना कहीं इन एक्ट के माध्यम से उसे हटाने की कोशिश की, दूर करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को तब तो ये पता था कि जब तक इनकी डिमांड सुनेंगे नहीं, थोड़ा बहुत इनका भी ख्याल नहीं रखा जाएगा इंडियंस का, तो यहाँ पे रूल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और इसके प्रोविजंस भी काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे सारे के सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चीजें नहीं इंक्लूड हैं उसे मैंने इंक्लूड किया हुआ, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। तो जरूरी नहीं है इंडियन पॉलिटी में या फिर पॉलिटी किताब में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएं। कुछ हिस्ट्री की किताबों में भी लिखा रहता है, तो वहां से भी मैंने कुछ प्रोविजन इंक्लूड किए हैं। तो कोई भी प्रोविजन आप स्किप मत करिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्ट क्या था? पहला प्रोविजन जो इसमें था वो कहा गया कि इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग। ये पहला ऐसा कानून था जब लॉ बनने जब लॉ बनाए जाते थे इंडिया में। ठीक है, तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस जो थे, ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर गवर्नर जनरल जो है या फिर वॉयस रॉ जो है, ठीक है, जो भी लॉज बनाएंगे, जो भी नियम और कानून वो बनाएंगे, उसमें वो इंडियंस को जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, इंडियंस को भी वो उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, जिसमें हमें भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। ठीक है, बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग, कि भारत में जो लॉ बनाए जाएंगे उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉयसराय नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो वॉयस रॉय था, लॉर्ड कैनिंग जो था, उसने क्या किया, कुछ इंडियंस थे, जो कुछ इंडियंस थे उसको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंट किया। ठीक है, ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, उसकी जो काउंसिल थी संख्या अब बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनकी एंट्री कराई गई और वो भारतीय थे। ठीक है, जैसे लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा को इन्होंने नॉमिनेट किया कि हाँ आप इन्हें जो हमारी काउंसिल है उसमें इंक्लूड करिए। महाराजा ऑफ पटियाला जो थे उनको भी इंक्लूड किया, एंड सर दिनकर राव, इन तीनों मेंबर्स को उन्होंने इंक्लूड किया। लॉर्ड कैनिंग ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नियुक्ति की हुई थी। जो उनकी काउंसिल थी, काउंसिल की संख्या बढ़ा के 12 कर दी गई थी। तो इसमें क्या था कि 3 लोगों को भी लॉर्ड कैनिंग ने इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड प्रोविजन क्या था। द ट्रेंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड था वो शुरू किया गया। 1773 में क्या था कि सारी की सारी जो पावर थी वो बंगाल के पास दी गई थी। ठीक है ना, बंगाल जो गवर्नर जनरल था उसको दे दी गई थी। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी जो थी उसको अधीन कर दिया गया था बंगाल की प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो कहा गया कि द ट्रेंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि सारी की सारी पावर अगर मेरे पास, अकेले सारी की सारी पावर मेरे पास है, तो मैं कुछ पावर आपको दे दूं। जो जिम्मेदारियां मेरे पास है तो मैं कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंप दी, वही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, वॉज इनिशिएटेड बाय दिस एक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन जो था इस एक्ट के माध्यम से शुरुआत की गई, विच रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज।
कि अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो है वो भी लॉज बना सकती हैं अपने रिस्पेक्टिव एरिया के लिए। ठीक है ना। 1773 में क्या किया गया था कि जो भी मतलब पावर ओवर थी सब कुछ इसको दे दी गई थी। बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ये दोनों अधीन कर दिए गए थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन थी। अब ये जो प्रोविजन था इसको हटा दिया गया था और कहा गया कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको रिस्टोर किया जाता है। लॉ अपने आप को खुद बना सकते हैं। सेकंड प्रोविजन ये था। थर्ड प्रोविजन क्या था? इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे जो वॉइस राय था उसकी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ही, तो इसने कहा कि इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल के लिए रहेगी। ठीक है। एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लिए रहेगी। ठीक है। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसके लिए भी एक रहेगी और एक पंजाब के लिए रहेगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तीन नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना यहाँ पे की गई। ठीक है। अब ये तीनों जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अलग अलग समय पर आई थी। मतलब जब एक्ट पास हुआ 1861 में तब नहीं, अलग अलग टाइम पे जैसे समय आता गया वैसे वैसे इनकी स्थापना की गई। ठीक है। तो देखिए जो बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी स्थापना 1862 में कर दी गई। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसकी 1886 में कर दी गई। और पंजाब की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी स्थापना 1897 में कर दी गई। कभी कभी क्या होता है कि आपके यूपीएससी में तो ये नहीं पूछेगा, पर हाँ नेट जेआरएफ में जरूर पूछ सकता है। जो आप नेट का पेपर देते हो, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटिकल साइंस आप पेपर दे रहे हो तो मैच द कॉलम में आ जाता है। ठीक है। कि कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल किस साल में इस्टेब्लिश की गई थी, किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई। तो बंगाल की जो थी उसका सन था 1862। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का था 1886 और पंजाब का था 1896। तो ये तीसरा प्रोविजन था। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो था वो ये था कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है। इट रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अब देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया हुआ था। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1859 में, उसको यहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है। अंडर विच a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more department of the government। देखिए पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे मिनिस्टर हैं, तो उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी गई। जैसे डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हो गए। ठीक है। तो उनको जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका दिया गया है। हमारे फॉरेन या फिर आप ये कहिए एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हो गए। ठीक है। उनको एक मिनिस्ट्री दी गई है। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि एक पर्सन के लिए एक डिपार्टमेंट या फिर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का भी कार्यभार सौंपा जा सकता है। ठीक है। जैसे कभी कभी स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल तो होते हैं, साथ ही साथ वो एक आध दो क्लास भी लेते हैं। मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक साथ निभा रहे हैं, प्रिंसिपल भी हैं और साथ में क्लास से पढ़ा भी रहे हैं। तो पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि कोई एक जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसे एक पर्सन हैंडल करेगा। ठीक है। एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी दिए जा सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि मेंबर ऑफ द वायस रॉय काउंसिल, जो आपका वॉयस रॉय था उसका जो मेंबर होगा, उस वॉयस रॉय काउंसिल का जो मेंबर होगा उसको चार्ज में रखा जाएगा, मेड इन चार्ज मतलब जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। भारत सरकार का या तो एक विभाग या फिर एक से ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाएगी। ठीक है। and was authorized to issue final orders on behalf of the council on the matters of the concerned department। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वॉइस रॉय के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें यही कहा गया कि हम आपको अथोराइज करते हैं, हम आपको पावर देते हैं तो इशू फाइनल ऑर्डर्स, कि आप फाइनल ऑर्डर इशू कर दीजिए, अंतिम निर्णय जो भी है आप जारी करिए ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल। पूरी काउंसिल के बिहाफ पे भी आप फाइनल ऑर्डर अपने से जारी कर सकते हैं ऑन द मैटर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट।
कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस डिपार्टमेंट से भी आप बिलोंग करते हो, तो आप उससे संबंधित जो भी निर्णय आपने लिया है, आप इशू कर सकते हो बिना गवर्नर जनरल के, या फिर ये कहिए जो आपका वॉइस रहा था उसके बिना परमिशन के भी। लेकिन आपको जो डिपार्टमेंट दिया गया था, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट सौंपा गया उसी की बातें हो रही। ऐसा नहीं है कि कल को नितिन गडकरी साहब जाएंगे और अपना ये जो यातायात वाला है, रेल वाला है ना, सड़क वाला जो है, वो डिपार्टमेंट छोड़ देंगे, रोड डिपार्टमेंट जो भी होता है, और जाके डिफेंस मिनिस्ट्री के निर्णय लेने लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो empowered वॉइस राइट टू इशू ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस आप सबको पता होगा, ठीक है, कि अगर कहीं की सरकार मतलब भंग हो जाती है, किसी राज्य के, फिर केंद्र सरकार भी कह सकते हो, प्रेसिडेंट और जो हमारे, आप ये कह सकते हो, राज्यपाल होते हैं, तो वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इट ऑल्सो empowered द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। कहा गया कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो जो हमारा वॉइस रॉय, ठीक है, अगर यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उससे बिना कंसल्ट किए, उससे बिना अनुमति लिए, बिना उसके कंसेंट के, ठीक है, कंसेंट मतलब होता है सहमति, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको सहमति दे या ना दे, ये मैटर नहीं करता। पर अगर इमरजेंसी है, तो गवर्नर जनरल जो था, सॉरी बार बार गवर्नर जनरल का नाम ले रहा हूं, जो वॉइस रॉय था, ठीक है, जो वॉइस रॉय है, ही कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। वो ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो इशू कर सकता है। ठीक है, और आगे देखिए लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिए मैं कलर चेंज कर दूं। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। और ये जो ऑर्डिनेंस होगा, इसकी लाइफ 6 मंथ की होगी। अभी भी हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं, उनकी भी लाइफ 6 मंथ ही होती है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डिनेंस वाले प्रोविजन की बात करें, ऑर्डिनेंस वाले प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें, तो ये तो हमारा 1861 से चला आ रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ जो अभी प्रथाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की ही थी। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस का टाइम है, वो 6 मंथ ही है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है और जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, वो 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस इशू करता है, खास तौर पे इमरजेंसी टाइम। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितने मंथ थी? 6 मंथ। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आते हैं और जेआरएफ में पूछे जाएंगे नेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बिल रिलेटिंग टू पब्लिक रेवेन्यू और डेट, कहता कोई भी, मान लीजिए एक ऐसा बिल है जो पब्लिक के रेवेन्यू से संबंधित है या फिर डेट से संबंधित है। ठीक है, रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, और डेट मतलब जो गवर्नमेंट ने खर्च किए, उधार अगर हो गया। द मिलिट्री, अगर आपकी मिलिट्री से संबंधित कोई मैटर है। रिलीजन, धर्म से संबंधित कोई मैटर है। और फॉरेन अफेयर, यानी विदेश सरकार जो होती है उससे संबंधित अगर कोई मैटर है, कुड नॉट बी पास्ड विदाउट द गवर्नर जनरल्स अप्रूवल। गवर्नर जनरल की बिना अप्रूवल के आप उसे पास नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी बिल, कोई भी बिल हो, फिर चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो, मिलिट्री से, डेट से, रिलीजन से, फॉरेन अफेयर, किसी से संबंधित हो, आप गवर्नर जनरल की अप्रूवल के बिना आप उसे पास नहीं कर सकते हो। जैसे अभी होता है ना कि हमारे प्रेसिडेंट है, जब तक वो साइन नहीं करते हैं तो कोई भी बिल पास नहीं होता। या फिर राज्य का जो राज्यपाल होता है, ठीक है, अगर वो साइन नहीं करता तो फिर वो बिल पास नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही अगर गवर्नर जनरल ने इन रिलेटेड मैटर, पब्लिक रेवेन्यू से लेकर आप कह सकते हो फॉरेन अफेयर, अगर कोई भी बिल बनाया जा रहा है, गवर्नर जनरल ने अगर सिग्नेचर नहीं किया तो ये बिल पास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन था, इफ नेसेसरी द वायसरॉय हैड द अथॉरिटी टू ओवर रूल द काउंसिल। और अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है, तो जो हमारा वॉयस रॉय होता है उसके पास ये भी अथॉरिटी थी, उसके पास ये भी पावर थी कि वो ओवर रूल कर सकता है। काउंसिल ने जो डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है, उसको ओवर रूल कर सकता है कि आपका ये डिसीजन मैं नहीं मानता हूं, जो मैंने निर्णय लिया वो सही रहेगा। ठीक है, कभी कभी होता है ना, आप पिताजी से कहते हो पापा हम वहां घूमने चलते हैं,
पूरा परिवार वाले भी मिलके कहते हैं कि हाँ पापा उस जगह पे घूमने चलते हैं। पर पिताजी ने कहा नहीं, हम वहीं जाएंगे जहाँ पिताजी की इच्छा होती, और आप फिर उसको ओवर रूल नहीं कर पाते। तो यहाँ गवर्नर जनरल जो है वॉयस रॉय है, उसका भी कुछ ऐसा ही था कि काउंसिल कुछ भी डिसीजन ले, मैं क्या करना है। ठीक है, अगर एक बार मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है तो मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आप ये कह सकते हो यहाँ पे डिक्टेटरशिप जैसे हो गया था कुछ, कि वॉयस रॉय के पास पावर ज्यादा दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आखिरी प्रोविजन क्या था। ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जब कुछ इमरजेंसी आपातकालीन की स्थिति आ जाती है, द गवर्नर जनरल ऑल्सो हैड द अथॉरिटी, उसके पास ये भी अथॉरिटी थी, पावर दी गई थी, टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। देखिए, इशू हमने कहा कि आपको क्या कर दिया गया है कि 6 महीने तक की इनकी वैलिडिटी होती, इसी में मतलब प्रोविजंस लाया गया था। पर इस प्रोविजन में क्या था कि आप इशू करिए ऑर्डिनेंस, आप ऑर्डिनेंस इशू करिए इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन बिना उनकी अप्रूवल के भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो आप क्या करिए, काउंसिल से परमिशन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू करना चाहिए, आप उस ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो आपका एक्ट था 1861 का। ठीक है, चलिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 मैंने आपको करा दिया, और जो अगला एक्ट है लगभग वो 30 साल बाद आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम उस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।